प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम कंप्लीट मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि जो आपका पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो सारी बात करेंगे। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना और लास्ट में कमेंट करके जाना कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपको पता है आपके एग्जाम में 120 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न दोस्तों आएंगे आपके एग्जाम में? 120 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके 200 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर आएगा 200 नंबर का, और अगर 200 में से आप बिल्कुल यहां पर 150 लेके आ जाओगे, है ना, 200 में से अगर आप 140 भी लेके आ जाओगे तो भी आपका नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है सर, कितने नंबर लाने हैं? 200 में से आपको मात्र 140 नंबर लेके आना है। ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, कोई डरने वाली बात है नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको पेपर करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर हरिराम जी है, आनंद राठौड़ है, सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। दोस्तों आप सबसे मैं कहना चाहूंगा क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देख के जाना। ठीक है, चलिए दोस्तों, राधे राधे, सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। दोस्तों क्लास का पहला ही सवाल पूछा आपसे, क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। राजस्थान को कुल 4, बिल्कुल आप सबका सही आ रहा है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है कि गुरुजी राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है, तो क्या रहेगा उत्तर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप सबका सही रहेगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न तो आप सबने सही कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे आप सारे प्रश्न सही कर देना। दूसरा प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्यंतर नहीं है? अरे गुरुजी तत्व क्या होता है ना? वाद्यंतर दोस्तों है, उसमें से आपसे पूछा है कौन सा तत्व वाद्यंतर नहीं है। तत्व का मतलब जिसमें तार होता है, तार वाला वाद्यंतर, है ना। जैसे वीणा हो गया, रावण हत्था हो गया दोस्तों, इनमें क्या होते हैं? तार होते हैं। ये कैसे वाद्यंतर है दोस्तों? तत्व वाद्यंतर है। इनमें पूछा है कि कौन सा ऐसा वाद्यंतर है जो तत्व वाद्यंतर में नहीं आता है? उर्मिला, राहुल, किशोर, सुमित्रा, चंदन देवी, सबका देखो उत्तर सही आ रहा है। यहां पर क्या आएगा उत्तर? बिल्कुल सतारा वाद्यंतर। जो सतारा वाद्यंतर होता है दोस्तों, कौन सा सतारा वाद्यंतर होता है दोस्तों? वो बांसुरी की तरह होता है। ठीक है, सतारा है, अलगोजा है दोस्तों, तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सतारा। सी ऑप्शन आपका एकदम, डी ऑप्शन आप सबका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रावण हत्था दोस्तों है, क्या होता है? तत्व वाद्यंतर होता है। सूर्यमंडल भी तत्व वाद्यंतर है और कामायचा भी तत्व वाद्यंतर है। नहीं, कौन सा है? सतारा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आप सबका एकदम सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह कहां पर है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। 12 देवरा नामक क्या है दोस्तों? एक शिव मंदिर का समूह बना हुआ है। ये समूह कहां पर है, ये आप कमेंट करके बता देंगे। देखो मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, तो बिल्कुल ये ना समझे कि सर मेरे कमेंट नहीं देख रहे। कमेंट से वो मैं सबके देख रहा हूं, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। 12 देवरा शिव मंदिर का समूह है वो कहां पर है? चलिए, तो बिल्कुल ये दोस्तों जाजपुर भीलवाड़ा में। कहां पर है दोस्तों? जाजपुर भीलवाड़ा में क्या बना हुआ है दोस्तों? 12 देवरा शिव मंदिर का समूह है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। यहां पर रेणु जी, राकेश कुमार, संदीप जी स्टडी है, क्या बात है। सुमेल का युद्ध कब हुआ था? लो भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों दोस्तों इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों। अरे इसके बारे में आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों। वो कहावत है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, है ना। अपन कहते हैं ना कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दोस्तों चतुर्थ श्रेणी खो देता। तो वही बात यहां पर कही गई है कि ग्रीष्ममेल का युद्ध लड़ा गया था, वो लड़ा गया था दोस्तों जनवरी। कब लड़ा गया दोस्तों? जनवरी 1544 में लड़ा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट है। अगर आपसे पूछे ये कहां लड़ा गया था,
तो ये दोस्तों लड़ा गया था जैतारण पाली में। कहां लड़ा गया दोस्तों ये युद्ध? जैतारण पाली के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ग्रीष्म युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1544 में हुआ था। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो भाई, ताकि जो भी आपके भाई बहन है वो भी इस क्लास में जुड़ जाए। ठीक है, इस क्लास से आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या पूछा है। अगला पूछा है किस प्रजामंडल के आंदोलन के तहत कर्षण दिवस मनाया गया? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। कर्षण दिवस दोस्तों है ना, वो किस प्रजामंडल के तहत मनाया गया था? तो वो था मारवाड़ प्रजामंडल। इसमें दोस्तों क्या किया गया? कर्षण दिवस है वो मनाया गया था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बढ़िया। देख लो ऐसा पेपर आएगा, अगर आपको ये सवाल सरल लग रहे हैं ना, है ना, ये प्रश्न अगर आपको सरल लग रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। हार्ड लग रहे तो समझो आपकी तैयारी कमजोर है। ठीक है, अगला सवाल, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? कमेंट करेंगे दोस्तों। टोडगढ़ जो आपका है इसको राजस्थान के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था? 1950 में, 1948, 1949, 1956 में। तो बिल्कुल राजस्थान का एकीकरण दोस्तों हुआ था ना, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। और इसमें टोडगढ़ को शामिल किया गया था सबसे लास्टवें चरण में। कौन सा चरण दोस्तों? बिल्कुल सप्तम चरण, जिसको आधुनिक राजस्थान कहा जाता है, 1 नवंबर 1956 वाला। तो यहां पर आपका उत्तर आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा उत्तर? यहां पर ऑप्शन डी आ जाएगा कि टोडगढ़ को राजस्थान के अंतर्गत 1956 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? सर इंग्लिश की क्लास लेके आओ। बिल्कुल, अगर आप कमेंट करते हो तो हम इंग्लिश की क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे, बेफिक्र रहो आप। तो बस आप कमेंट कर दो कि सर हमको ये क्लास चाहिए, लेके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है ना, वो कब मनाई जाती है? तो राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों बूढ़ी तीज है वो अपने मनाई जाती है ऑप्शन भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के अंतर्गत बूढ़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन दोस्तों सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने पति की दोस्तों दीर्घायु की मंगल कामना करती है। इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक है, और महिलाएं क्या करती है दोस्तों? नीम की पूजा भी करती है। चलिए, अगर आपसे पूछे कजली तीज का मेला कहां पड़ता है, तो कजली तीज का मेला पड़ता है बूंदी में। कहां पर? बूंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सूंदी तीर्थ कहां पर है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। सूंदी तीर्थ है वो अपने कहां पर है दोस्तों? तो राजस्थान के अंतर्गत सूंदी तीर्थ जैसलमेर में है। कहां पर दोस्तों है? जैसलमेर में। कि गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ बीकानेर, भले सनायो भाटिया, गढ़ जैसलमेर। तो जैसलमेर की बात ये लगे यहां पर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर विपिंद्र जी हैं, अनीता हैं, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉस फास्ट चल रहे हैं आपके। रिंकू जी हैं, तनिषा हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है परतियार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल। बताओ भाई, परतियार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परतियार वंश का दोस्तों अंतिम शासक था वो अपने हो जाएगा यहाँ पर यशपाल। यशपाल क्या था दोस्तों? परतियार वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल, चौकला किस पशु की नस्ल है? ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल प्रश्न भी है। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहां पर बिल्कुल आपके कमेंट आ रहे हैं, सर जी जीके की भी क्लास लगाना। अरे भाई चल तो रही है ना, जो चल रहा है उसको तो देखो पहले, है ना। सब लगाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। चौकला दोस्तों है ना, ये दोस्तों क्या है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। भेड़ की नस्ल, भेड़ की नस्ल। क्या बात है दोस्तों, चौकला क्या होती है? भेड़ की नस्ल होती है दोस्तों। इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। भारतीय मेरिनो के नाम से जानते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट है। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका एकदम राइट रहेगा। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? भारतीय मेरिनो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। अगला पूछा है चित्तल की मातृभूमि, है ना। चित्तल की मातृभूमि दोस्तों है वो कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, चित्तल की मातृभूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? चलिए, तनिषा, काजल जी है, सुनील कुमार यादव, अंकित गुजर,
बताओ भाई, है ना, पिंका प्रजापत, मनीष वर्मा। यहां पर आपसे पूछा चित्तल की मातृभूमि दोस्तों, चित्तल की मातृभूमि है वो दोस्तों किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं सीता माता अभ्यारण्य को। सीता माता अभ्यारण्य में दोस्तों क्या पाई जाती है, पहली बात आपको यहां पर ध्यान रखना है, सागवान के वन। कैसे वन दोस्तों, सागवान के वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों उड़न गिलहरी के लिए, किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला है राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है ना, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस जिले पे पड़ती है। सर हाईकोर्ट के क्वेश्चन भी बता दो, देखो हाईकोर्ट की क्लास भी आएगी, टेंशन क्यों लेते हो, हाईकोर्ट की तैयारी भी करवाएंगे हम, बेफिक्र रहो, ठीक है। अब देखिए 21 जून को सूर्य दोस्तों आपको बताना है किस जिले पे सीधा चमकता है, सीधी किरणें पड़ती है, तो वो जिला आपका रहेगा बांसवाड़ा। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। आपको क्या करना है प्यारे साथियों, कपास की फसल उगानी है, तो बताओ सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी रहेगी। कपास की फसल के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है दोस्तों, वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों मानी जाती है, काली मिट्टी को कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून का संपूर्ण कोर्स दोस्तों गीता बैच आपको हमारे पास मात्र 299 के अंदर मिलने वाला है। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लो विद्यार्थियों, और यहां से हाईकोर्ट पियून का कोर्स ज्वाइन कर लो। कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, राजस्थान जीके है, ठीक है। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। जिसने भी इस कोर्स को परचेस नहीं किया है, कोर्स परचेस कर लेवे। अगला है पाल किसे कहते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है, पाल किसे कहते हैं। अगर आपने राजस्थान की कला संस्कृति को पढ़ा है दोस्तों तो आपको ध्यान होगा। सर इंग्लिश की क्लास भी लगाओ, बिल्कुल माया जी इंग्लिश की क्लास भी हम लगा लेंगे, टेंशन ना लो आप। यहां पर कमेंट करेंगे पाल किसे कहा जाता है, तो पाल दोस्तों कहते हैं भीलों की बस्ती। भीलों के घर का पूछे अगर आपसे दोस्तों, भीलों का घर क्या कहलाता है, भीलों का घर कु या टापरा कहलाता है, कु या टापरा कहलाता है। वहीं अगर भीलों की बस्ती आपसे पूछे तो भीलों की बस्ती होती है उसे पाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने है, जय सिंह को मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था। कमेंट करेंगे दोस्तों, आपने इतिहास में नाम सुना होगा दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह, है ना, मिर्जा राजा जय सिंह, उनका नाम तो जय सिंह है, पर आगे क्या है दोस्तों, आगे यहां पर दोस्तों है वो यहां पर मिर्जा राजा की उपाधि मिली हुई है। तो फटाफट कमेंट करेंगे जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान की थी, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहां पर आपका उत्तर क्या आएगा, शाहजहां ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब दोस्तों, है ना, बिल्कुल इन तीनों ने दोस्तों क्या किया था, इन तीनों के लिए दोस्तों इन्होंने काम किया था, ये प्रभावित हो गए थे। फिर शाहजहां ने क्या किया दोस्तों, शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा, शाहजहां उत्तर आपका एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन है। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता दोस्तों, जंतर मंतर क्या है, एक तरीके की वेधशाला है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या उत्तर आएगा बताओ, जंतर मंतर में दोस्तों सूर्य घड़ी के निर्माता हैं सवाई जय सिंह दित्ते। क्या आएगा उत्तर यहां पर, सवाई जय सिंह दित्ते है, वो एकदम सही रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फटाफट तरीके से लाइव क्लास को 500 पार लेके जाओ भाई, फटाफट तरीके से देखिए आगे बढ़ते हैं। मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था। अगर मैं बात करूं मेवाड़ में, मेवाड़ के अंतर दोस्तों मुगलों के साथ में हाथ मिलाने वाला प्रथम राजा कौन था, है ना, बाद में तो सबने कर ली, बट मेवाड़ के अंतर्गत सबसे पहले मुगलों के साथ में संधि किसने की थी वो आपको बताना है। चलिएगा फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो यहां पर आपका उत्तर आएगा अमर सिंह दोस्तों, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने क्या किया दोस्तों, बिल्कुल 5 फरवरी
1615 में क्या कर दिया दोस्तों, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और इनकी साथ संधि कर ली थी। तो उत्तर क्या आएगा, राणा अमर सिंह। ठीक है ना। मेवाड़ में दोस्तों मुगलों के साथ संधि करने वाला प्रथम शासक कौन था, महाराणा प्रताप का पुत्र था दोस्तों, अमर सिंह राठौड़। ठीक है। अगला, सर्वाधिक एंडेमिक प्रजाति किस अभयारण्य में पाई जाती है। यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, सर्वाधिक एंडेमिक प्रजातियां है वो कहां पर पाई जाती है, फटाफट कमेंट करेंगे। एंडेमिक प्रजाति दोस्तों पाई जाती है सर्वाधिक, वो पाई जाती है आबू पर्वत पर। कहां पाई जाती है मेरे विद्यार्थियों, आबू पर्वत पे पाई जाती है। ये सवाल दोस्तों आ सकता है, फुलवारी की नाल कहां पर है, तो फुलवारी की नाल अभयारण्य है वो उदयपुर में है। कहां पर दोस्तों है, उदयपुर में फुलवारी के नाल अभयारण्य है। और यहां पर आपका उत्तर जो बनेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। क्या रहेगा मेरे साथियों, सी ऑप्शन। देखो जो बच्चे डर रहे हैं, मेरे पास में दिन भर दिन कॉल आते रहते हैं, सर मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, मुझे डर लग रहा है ना। तो बेफिक्र रहो, राजस्थान में इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों है ना, इतने फॉर्म आए हैं, तो ये फॉर्म को लेकर डरो मत कि सर इतने फॉर्म भरे गए हैं। RS वाला बच्चा भी तैयारी कर रहा है, अरे कोई भी तैयारी कर रहा है, आपकी एक सीट पक्की है। क्योंकि इसमें जो दोस्तों हैं ओनली फॉर क्या है, राजस्थान के अंतर्गत बिल्कुल 30 से 40 हजार बच्चे ही पढ़ने वाले हैं। बाकी सब इंस्टाग्राम रील देखते हैं। लाइब्रेरी में जाना, कितने बच्चे आपको रील देखते मिलेंगे, कोई मूवी देख रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है ना, कोई शॉर्ट्स देख रहा है यूट्यूब पे। तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है, बेफिक्र रहो। अगर आप सीरियस होकर इसकी तैयारी कर रहे हो तो 100% आपका नंबर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 200 में से आपको 140 नंबर लेके आ जाना है। 140 नहीं ला सकते ना, 130 लाओगे तो भी बेड़ा पार है। ठीक है, बस लगे रहो। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ अभयारण्य कौन सा है। इन चारों में से बताओ दोस्तों ऐसा अभयारण्य जो चारों तरफ से क्या है दोस्तों, दीवारों से घिरा हुआ है। तो वो है सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य क्या है दोस्तों, चारों तरफ से बिल्कुल दीवारों से घिरा हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सज्जनगढ़ अभयारण्य कहां पर है, तो ये उदयपुर में। कहां पर दोस्तों है ये अपने उदयपुर में है। और यहां पर क्या लगा हुआ है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहां पर है दोस्तों, सज्जनगढ़ में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, डूंगरपुर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो डूंगरपुर के बारे में और क्या दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि भाई डूंगरपुर के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अभी न्यूज पेपर आया है कि फॉरवर्ड में जींस अलाउ हुए। अरे जींस पहन के जाना क्यों है भाई, कल वीडियो बनाऊंगा मैं क्या पहन के जाना, क्या लेके जाना है। ठीक है, जींस जींस पहन के नहीं जाना, सारी थोड़ी करनी है। वहां पर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपन को कंफर्टेबल फील होना चाहिए ना। बिल्कुल सरकार बोल रही पहन के आ सकते हो, मैं बात मानता हूं, बट अपन को भी तो मजा आना चाहिए बैठने में, पेपर करने में, है ना। तो नाइटी वाइटी पहन के जाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो सारी में थोड़ी जा रहे हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, डूंगरपुर के अंतर्गत मुख्य बात आना है कि डूंगरपुर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो पहला है दोस्तों, इसे डूंगलिया भील के ने बसाया था। गलत बात है पहली। अरे इसको डूंगलिया भील ने नहीं बसाया था, यहाँ पहाड़ है, डूंगर अधिक है, बिल्कुल राइट बात है। यहाँ डंगर अधिक पैदा होता है, ये भी राइट बात है। यहाँ पहाड़ों पर पगडंडिया यानी पतली डगर बहुत है, तो ये भी राइट बात है। पूछा है कि कथन कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो डूंगरपुर को डूंगरिया भील ने नहीं बसाया था, ये बात एकदम खोटी है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े। अगला सवाल, T16 निम्न में से किसका नाम है। T16 दोस्तों, T16 है वो किसका नाम है। मछली बागिन का नाम है, उस्ताद बाग का नाम है, सुल्तान बाग का नाम है, गुलाबो बागिन का नाम है। ये भी बहुत थोड़ा अट्रैक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। तो T16 है वो क्या है, एक तरीके से मछली बागिन है। ठीक है, अगला सवाल, वीर विनोद पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि बताओ वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी। फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहां पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, कविवर दोस्तों श्यामल दास ने, है ना। कविवर श्यामल दास ने क्या किया था दोस्तों, वीर विनोद पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी। अगर आपसे पूछे श्यामल दास कहां के रहने वाले दोस्तों, तो श्यामल दास है वो भीलवाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ था। इन्होंने क्या किया दोस्तों, वीर विनोद पुस्तक लिखी थी, जो कि पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है,
बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है भीलबेरी झरना किस अभयारण्य में है? कमेंट करेंगे भीलबेरी झरना है वो किस अभयारण्य में स्थित है। बिल्कुल, हमारी क्लास डेली शाम को 9 बजे होती है। जैसे ही 9 बजते हैं हमारे साथ जुड़ जाया करो। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। अब देखिए दोस्तों, भीलबेरी झरना है वो किस अभयारण्य में पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये अपने है टोडगढ़ रावली में। कहां पर दोस्तों है? टोडगढ़ रावली। टोडगढ़ रावली कहां पर है? ये अपने उदयपुर में है। कहां पर दोस्तों? उदयपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डोलमा क्या होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। डोलमा क्या होता है? तेंदुआ टीमर का फल, आम का कच्चा फल, रंतन जोत का फल, महुआ का फल, बताओ डोलमा क्या होता है दोस्तों? डोलमा जो होता है वो क्या होता है? महुआ का फल होता है। बिल्कुल, ये क्या होता है दोस्तों? महुआ का फल होता है। बहुत बढ़िया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, जंगली केला निम्न में से किस अभयारण्य में मिलता है? जंगली केला दोस्तों है ना वो कहां मिलता है? जंगली केला दोस्तों किस अभयारण्य में मिलता है? तो वो मिलता है फुलवारी किनाल अभयारण्य में। ठीक है ना, बिल्कुल फुलवारी किनाल अभयारण्य दोस्तों है, यहाँ पर बहुत राइट रहेगा। ठीक है, फुलवारी किनाल कहां पर है? उदयपुर में दोस्तों। यहीं से क्या होता है दोस्तों? यहीं से मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है। ये भी बात भी आपको साथ साथ में याद करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी बहुत दिक्कत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये राजस्थान में एक ऐसी वैकेंसी है, अगर आपका नंबर इसमें नहीं आता है तो सोच लो फिर तो भाई, अगर इस वैकेंसी में आपका नंबर नहीं आता है तो सोच लो आगे किसी में नंबर आएगा, क्योंकि इससे बढ़िया सिलेबस, इतना सिंपल सिलेबस, इतने सारे पद और कहीं नहीं मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब लेने का गोल्डन चांस आपके सामने है दोस्तों। देखिए, उमरजोक नदी किस झील में जाकर मिलती है? यहां पर आपसे पूछा उमरजोक नदी है वो किस झील में जाकर मिलती है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं आप उत्तर क्या बताते हो। हाँ जी, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा पिचोला में दोस्तों। और पिचोला कहां पर है? पिचोला झील उदयपुर में है। कहां पर दोस्तों है? पिचोला झील उदयपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो दोस्तों राणा लाखा के समय, किसने दोस्तों? राणा लाखा के समय बंजारे ने करवाया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है कुंभलगढ़ किले की प्राचीर दीवार की लंबाई। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ कहां पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कुंभलगढ़ के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। मंडन क्या था दोस्तों? मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। और कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई अगर आपसे पूछे तो वो रहेगा 36 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 36 km कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई थी। अगला, राजस्थान किस झील में सौर वेधशाला है? मतलब राजस्थान की ऐसी कौन सी झील दोस्तों जिसपे क्या बनी हुई है? सौर वेधशाला बनी हुई है। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर स्टडी लवर हैं, चौधरी साहब हैं, देविका है, हरस हैं, अशोक मेघवाल, आशीष सक्सेना, कल्पना जी, गुड्डू, बताओ भाई गुड्डू फटाफट कमेंट करो। राजस्थान किस झील पर सौर वेधशाला है? तो सौर वेधशाला अपने दोस्तों फतेह सागर पर। किस पर है? फतेह सागर झील पर है। फतेह सागर झील है वो अपने कहां पर दोस्तों? वो है उदयपुर में। उदयपुर में फतेह सागर झील है। और यहीं पे क्या बनी हुई है? सौर वेधशाला। अगर आपसे पूछे नक्की झील कहां पर है? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। नक्की झील दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों? नक्की झील, जो कि टॉड रॉक के लिए, किसके लिए दोस्तों? टॉड रॉक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गोपाल कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित दोस्तों है? गोपाल कार्यक्रम का संबंध किससे है दोस्तों? गोपाल कार्यक्रम का संबंध किससे हो जाएगा? तो गोपाल कार्यक्रम का संबंध रहेगा पशुधन नस्ल को बढ़ाने से। पशुधन नस्ल को बढ़ाने से क्या है दोस्तों? गोपाल कार्यक्रम का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध स्थान बड़ोपल किस जिले में है? कमेंट करेंगे दोस्तों। जलीय जो दोस्तों होते हैं पक्षी,
उनके लिए बड़ोपल स्थान कहां पर है दोस्तों? तो ये बड़ोपल स्थान है हनुमानगढ़ में। कहां पर दोस्तों है? हनुमानगढ़ में। अगला सवाल, गंगानगर जिले की सीमा पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, दोनों से लगती है, या दोनों में से किसी से नहीं लगती दोस्तों? बात करें गंगानगर के बारे में दोस्तों, गंगानगर को राजस्थान का अन्न का भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है। आई बात समझ में दोस्तों? साथ ही से राजस्थान का अन्नागार क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। ठीक है। और गंगानगर जिले की सीमा दोस्तों लगती है पंजाब से। किससे लगती है दोस्तों? पंजाब के साथ में लगती है। जो भी पंजाब बता रहे हैं, पंजाब ऑप्शन आपका एकदम राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत करती है? ये तो सबको पता होगा, है ना। जिस महिला की शादी हो जाती है, सुहागिन महिला दोस्तों अपने सुहाग को बचाने के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करती है दोस्तों? करवा चौथ का व्रत करती है। कौन सा व्रत दोस्तों? करवा चौथ का व्रत। अगर आपसे पूछे करवा चौथ का व्रत कब किया जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, तो ये दोस्तों कार्तिक मास की, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी, कृष्ण पक्ष चतुर्थी को क्या मनाई जाती है दोस्तों? बिल्कुल, करवा चौथ मनाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी सही है। अगला पूछा है, भारत में अंतरिक्ष युग के में प्रवेश किया, है ना। भारत ने बताना है अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, भास्कर से किया, आर्यभट्ट से, एप्पल से, अग्नि से। फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो भारत में दोस्तों अंतरिक्ष में युग में प्रवेश किया था, वो किया था आर्यभट्ट से दोस्तों। कब किया था? 1975 में आर्यभट्ट के द्वारा क्या कर दिया दोस्तों? अंतरिक्ष में प्रवेश कर दिया था। अगला सवाल, कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? यह सवाल साइंस का पूछा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारी क्लास में देखो राजस्थान जी के भी पढ़ाते हैं हम, ठीक है, करंट अफेयर भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं। एग्जाम समय के लिए ये क्लास से आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, पहले बता रहा हूं। तो डेली क्लास में आया करो और यहां पर बता दो भी कि कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो वो आपका रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, निम्न में से रोगों में से एक जो पानी से प्रदूषक की वजह नहीं है। मतलब यहां पर आपसे पूछा ऐसा कौन सा रोग होता है दोस्तों जो पानी के प्रदूषण की वजह नहीं है ना। पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया किससे होता है? पानी फैलता है, पानी का प्रदूषण होता है, फिर मच्छर बनता है, फिर वो रोग होता है। तो उसी प्रकार आपसे पूछा है, निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है दोस्तों जो पानी के प्रदूषण की वजह नहीं है। तो वो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों हेपेटाइटिस बी। क्या रहेगा? हेपेटाइटिस बी राइट रहेगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी की तैयारी करना चाहता है, आपको पता है सीईटी कितनी इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। तो सीईटी का संपूर्ण कोर्स हमारे पास मात्र 599 के अंदर मिल रहा है। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, कोर्स को ज्वाइन कर ले दोस्तों, बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाएगा। सीईटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। ठीक है, ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? बताओ भाई, हवाई जहाज में सबने देखी क्या? बताओ, हवाई जहाज में कौन कौन बैठा हुआ है? आप में से कोई हवाई जहाज में बैठा हुआ है क्या? बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा हुआ है? नहीं बैठे? बैठे हुए अच्छी बात है। अब देखो, हवाई जहाज का आविष्कार किया था दोस्तों, किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने क्या किया दोस्तों? हवाई जहाज को बना दिया भाई, है ना। हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। सर मैं बैठा हुआ हूं। यस सर, क्या बात है भाई। अहमदाबाद वाली में नहीं बैठे हैं? अहमदाबाद वाली फ्लाइट में बैठे हैं या दूसरी में बैठे थे? अगला बताओ। चलो भाई, अगला पूछा दोस्तों आपसे, ऊपर माल का पठार मिल जाता है। ऊपर माल का पठार है वो कहां मिल जाता है? बताओ भाई, ऊपर माल का पठार दोस्तों है वो कहां पर है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। ऊपर माल का पठार निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये है दोस्तों विदन पठार में। कहां पर है? विदन के पठार में। अगर सिंपल लोकेशन अगर आपसे पूछे, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजुलिया तक, कहां से है दोस्तों? बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजुलिया तक क्या फैला हुआ है? ऊपर माल का पठार फैला हुआ है।
चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, बात करेंगे। ये प्रश्न जेल परी में आ गया था, ये सवाल जेल परी में आ गया था और भी बहुत एग्जाम में आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है, कमेंट करेंगे यहाँ पर चूलिया जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों है, तो ये है चंबल नदी पर। किस पर दोस्तों है, चंबल नदी पर है। ऑप्शन रहेगा सी उत्तर। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के स्थित भैंसरोडगढ़ स्थल पर चंबल नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई पूछे 18 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों, 18 मीटर ये ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, पैराबोलिक, बरकान, नई रेखीय या इंसलबर्ग, इनमें से बताओ कौन सा है वो बालू का स्तूप नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी दोस्तों। ऑप्शन डी है ना, इंसलबर्ग के नाम से कोई भी बालू का स्तूप नहीं होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला, जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जानते हैं। जैतमल राठौड़ दोस्तों है ना, जैतमल राठौड़ है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो आलम जी दोस्तों, आलम जी का नाम क्या है, जैतमल राठौड़। ठीक है, आलम जी लोक देवता बाड़मेर के मालानी प्रदेश में पूजे जाते हैं। आलम जी का दौरा दोस्तों इनका थान है, यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला भी भरता है। ठीक है, आलम जी का दौरा कहाँ पर है, मालानी बाड़मेर में। अरावली पर्वत किस प्रकार के पठार है ना, अरावली पर्वत के जो पठार है वो कैसे पठार है, अवशिष्ट पठार है। कैसे पठार, अवशिष्ट पठार दोस्तों है। ठीक है, अगला पूछा आपसे बिल्कुल, संलग्नता की खोज किसने की थी। साइंस का प्रश्न आपसे पूछ लिया फिर से, साइंस का प्रश्न दोस्तों पूछा है। आगे करंट अफेयर भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगी, तो ध्यान से देखना सारी क्लास पूरी एकदम। संलग्नता की खोज की थी दोस्तों, किसने की थी, बैटसन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आईटी अधिनियम कब लागू किया गया, कौन सा आईटी अधिनियम, आईटी अधिनियम है वो कब से लागू किया गया। तो आईटी अधिनियम दोस्तों आपका लागू किया गया था वो जून 2000 में, जून 2000 में इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। अगला पूछा है, निम्न में से विंडो की पहचान करें। विंडो कौन सा है, टास्क बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, स्टार्टर मेन्यू। कंप्यूटर का सवाल पूछा है कि विंडो की पहचान करो भाई। विंडो की पहचान दोस्तों अपन कैसे करेंगे, तो टास्क बार क्या है दोस्तों, इस स्क्रीन के निचले भाग में स्थित होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, टास्क बार राइट रहेगा। अगला है, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, पीडीएफ होती है, पीडीएफ, पीडीएफ हो गया है ना, वीडियो हो गया, MP3 हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, फोल्डर होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। टेम्पलेट भी नहीं होते, आइकन भी नहीं होते, ये क्या होती है, फाइलें होती है। तो सी सही है। अगला, निम्न में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों है विंडोज सीई। विंडोज सीई क्या है दोस्तों, रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि की हटाना को कहते हैं ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां होती है ना, त्रुटियां, उसको हटाना क्या कहलाता है। फटाफट कमेंट करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की त्रुटियां को हटाना क्या कहलाता है, उसे कहते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, डिबगिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया। कौन सा अनुच्छेद है, उसको 2019 में संशोधित कर दिया गया था, बताओ भाई। तो वो अपना अनुच्छेद दोस्तों है वो अनुच्छेद 370। इसको एडिट कब किया गया, 2019 में इसको एडिट किया गया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद है। राज्यपाल की नियुक्ति है ना, वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत। 155 के तहत क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति है वो की जाती है। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे, बताओ भाई। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के प्रथम शिक्षा मंत्री दोस्तों थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है या संसद में वोट दे सकता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का हिस्सा भी होता है और वो बैठता कहां पर है, संसद में बैठता है। तो सी सही है। अगला है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। भाई साहब ये तो सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दोस्तों है वो सिंदूर क्यों रखा गया था, बताएंगे यहाँ पर।
बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर रखा गया इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें क्या था, ये महिला विधवाओं को श्रद्धांजलि का स्वरूप था। तो यहां पर आपका उत्तर बी सही है। ठीक है, भारत में पैरामोलिक खेल है ना, पैरा ओलंपिक खेल हुए थे 2024 में दोस्तों, इसमें रजत पदक के विजेता पुरस्कार राशि कितनी है ना। भारत में पैरा ओलंपिक खेल में दोस्तों रजत पुरस्कार की जो दोस्तों राशि है वो अपनी कितनी है, तो वो दोस्तों है 50 लाख रुपए। कितने रुपए दोस्तों, 50 लाख रुपए है वो इसकी राशि है। ठीक है, 50 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 मिला है, बताओ भाई। 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल ये दोस्तों जो मिला है वो बिल्कुल किसको मिला है दोस्तों, ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है ना, 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। अगला सवाल, पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है, बताओ भाई। कल मैं आपके लिए बहुत अच्छी क्लास लेके आऊंगा जिसमें राजस्थान जी के पूरा आएगा, राजस्थान जी के है और भी बहुत सारी आपके जो सब्जेक्ट है लेके आऊंगा। ठीक है, इंग्लिश की क्लास भी लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लो। जो जो आप बोलोगे आप बताओ मेरे को, आपकी दिक्कत किस में आ रही है। हाँ, जिस में आपकी दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ, मैं उन विषय की क्लास लगाऊंगा आपके लिए। ठीक है, अब कमेंट करेंगे पीएम श्री योजना का पूरा नाम। पीएम श्री योजना का पूरा नाम दोस्तों है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, अगला सवाल, कौन कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, भैरव सिंह शेखावत। तो सचिन पायलट है ना, वो अभी तक राजस्थान का मुख्यमंत्री है, वो नहीं रहा है। अगला सवाल, राजस्थान में लू तापघात को राज्य विशेष प्रकृति आपदा घोषित करते हैं तो अधिसूचना कब जारी की गई। लू को दोस्तों जो घोषित किया गया है वो कब किया गया है, तो बिल्कुल इसको दोस्तों 23 दिसंबर 2024 को क्या कर दिया गया दोस्तों, आपदा घोषित कर दिया गया। दोहरा हैंगिंग ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है, दोहरा हैंगिंग ब्रिज है ये दोस्तों अपने बन रहा है बांसवाड़ा में। कहाँ बन रहा है, बांसवाड़ा में। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, है ना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में दोस्तों महिलाओं को जो दोस्तों भत्ता मिलेगा बेरोजगारी का वो मिलेगा 4500 रुपये। ठीक है, भारत के किस शहर में जुलाई 2025 में G20 डिजिटल समिट आयोजित हुआ। G20 का आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तों, भारत में G20 आयोजन हुआ बेंगलुरु में। कहां पर, बेंगलुरु। किस भारतीय खिलाड़ी ने जुलाई 2025 में विंबलडन पुरस्कार डबल खिताब जीता है, फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा रोहन बोपन्ना। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी दोस्तों, आई होप कि ये क्लास पसंद आई होगी। हमारी क्लास का टाइमिंग देख लो आप, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। जब आप 2 बजे वाली क्लास अच्छी देखते नहीं हो तब मैं ये क्लास नहीं लेता हूँ, है ना। इसमें बहुत कम बच्चे आते हैं इसलिए क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे और एक शाम को 9 बजे आ रही है। बढ़िया शानदार तैयारी करो, जो क्लास आ रही है उनको देखा करो, बढ़िया रिवीजन करा करो। ठीक है, और लाइव क्लास में आपको डेली आना है। जिसने हाईकोर्ट कोर्स नहीं लिया हाईकोर्ट कोर्स ले लो, सीईटी की तैयारी करनी है सीईटी का कोर्स ले लो। जो भी समस्या आ रही है आप कमेंट कर सकते हो। अब आप कमेंट करो आपका कौन सा विषय कमजोर है, फटाफट बताओ मुझे। कोई कहीं जाएगा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, आपका कौन सा विषय कमजोर है, आपका तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी में क्या दिक्कत आ रही है, आप फटाफट बताओ। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ सर, इंग्लिश की मैराथन क्लास लो, बिल्कुल लाएंगे बहुत जल्द। जीके और इंग्लिश की लाओ, जीके भी लाएंगे इंग्लिश भी लाएंगे। मैथ कमजोर है, मैथ की लानी है क्या बताओ। साइंस की, ऐसे तो भाई सबकी बोल रहे हो आप तो हैं। इंग्लिश की लाओ, इंग्लिश और मैथमेटिक की। सेंटर कहाँ पर आया है, सेंटर आपके मैसेज आ गया होगा, यहाँ पर आपने एडमिट कार्ड निकाल दिया होगा। ठीक है, हाँ सर सुनाओ भाई, सुनाओ, सुन रहा हूँ मैं सब। सर मेरे इंग्लिश अच्छी है, अच्छा सारे मॉडल पेपर करवा दो रोज अलग अलग। बिल्कुल मॉडल पेपर तो आएंगे, मॉडल पेपर तो मैं करवा ही रहा हूँ। हाँ इंग्लिश और मैथ की लाओ, हिंदी की लाओ, एक बोल रहा है हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी करवाओ। अरे हाई कोर्ट पीओन की करवा देंगे, पहले ये तो एग्जाम आ गया इसको तो करवाओ, फिर हाई कोर्ट पीओन भी करेंगे हम, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, है ना। सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ का बता दिया मैंने आपको, 200 में से आपका टारगेट 140 होना चाहिए। 140 नंबर ले आओगे आ जाएगा नंबर। ठीक है, हाँ
सर मैथ और इंग्लिश की क्लास लाओ, बिल्कुल लाएंगे। अब देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो बच्चे चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। अब क्या करो, आप रिवीजन करो, जो भी आपके पास नोट्स बने हुए हैं उनको दोबारा पढ़ो, 4 बार पढ़ो, ठीक है। उनमें से राजस्थान जीके में मिट्टी वाला टॉपिक थोड़ा अधिक पढ़ लेना आप, मिट्टियाँ हैं, ठीक है, जनसंख्या है, क्रांति है, जो जो टॉपिक अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने वीडियो बना के बता दिया था, तो उस वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है अभी, तो निकाल देना, कोई बात नहीं, अभी टाइम पड़ा है। ड्रेस कोड का वीडियो कल आएगा, कल वीडियो बना दूंगा मैं कि ओमार कैसे भरनी है, ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया शानदार तैयारी करेंगे, ठीक है। हाँ जी, और क्लास को ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे, एक बार इस क्लास को स्टेटस लगा देना भैया, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।